गोल्ड स्पॉट और फोकस करेंगे गोल्ड पर, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस तेज हुए हैं यूएस इन्फ्लेशन नंबर्स आने के बाद। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट खबर है, वो है गोल्ड के इंपोर्ट को लेकर, जहां पर सरकार ने रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी लगाई हैं। क्या है इसके मायने, क्या है डिटेल्स, वो आपके सामने लेकर आएंगे। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर इन्फ्लेशन कम होने के बाद हमने कच्चे तेल में तेजी और एक्सटेंड होते हुए देखी है। क्या नई रेंज बन रही है, इस पर फोकस करेंगे। और साथ ही बात करेंगे स्पाइसेस की, जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन हम ऑफ लेट देख रहे हैं। उठापटक काफी स्पाइसेस में देखने को मिल रही है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव हमारे साथ बने, और साथ ही इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता भी हमारे साथ मौजूद हैं अपने व्यूज देने के लिए। तो पहले तो शुरुआत सोने के साथ ही कर लेते हैं। और गोल्ड में हमने इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो $1950 का एक इमीडिएट बैरियर था, उसके पार प्राइसेस निकले हैं और $1961 के लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। अगर हम मूवमेंट के हिसाब से देखें तो 3 हफ्तों की ऊंचाई पर फाइनली गोल्ड के प्राइसेस आते हुए दिखाई दिए। फिलहाल 1955 के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। और जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया है जून महीने का यूएस में, वो 3% के आसपास रहा है। अगर आप मई में देखेंगे तो ये आंकड़ा 4% के आसपास था। तो नंबर्स का सपोर्ट और साथ ही डॉलर इंडेक्स की गिरावट से प्राइसेस को थोड़ा सा सहारा मिला है। लेकिन यहाँ से अब क्या समीकरण बन रहे हैं, इस पर करते हैं फोकस। मेहता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए, अब कैसे रीड करते हैं फिलहाल के सिचुएशन को। एक तरफ हमने देखा था पॉलिसी मेकर्स की तरफ से पहले काफ़ी हॉकिश टोन रही थी, लेकिन अब इन्फ्लेशन के जिस तरीके के आंकड़े आए हैं, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अपकमिंग पॉलिसी मीट से जो जुलाई एंड में होनी है, और क्या इम्पैक्ट नियर टर्म में प्राइसेस पर देखते हैं अगर गोल्ड की बात करें? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि जिस प्रकार से हमने आंकड़े देखे सीपीआई के, उससे डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई, बॉन्ड यील्ड में भी बहुत तेजी से गिरावट आई, और इसी वजह से हमने गोल्ड में एक अच्छी तेजी देखी। वो तेजी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सस्टेन कर पाएगी। मेरे हिसाब से एक रेंज बन रहा है $1937 से $1965 के बीच में, जो अगले 4-5 दिनों तक इस रेंज में गोल्ड के मूव होने की संभावना है। जहां तक जो फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात है, वो ऑलरेडी इन चीजों को मार्केट अब ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की किसी भी न्यूज का गोल्ड पर कोई ज्यादा असर होगा। लेकिन बहुत ज्यादा मुझे $1937 पे गोल्ड में एक सपोर्ट लेवल लगता है, और उस सपोर्ट लेवल के नीचे फिलहाल मुझे नहीं लगता कि गोल्ड उससे नीचे जाएगा। यदि $1937 गोल्ड अगर तोड़ेगा तो वापस उसको $1892 तक डेफिनेटली आना पड़ेगा एक बड़ी रैली के लिए। लेकिन $1937 के एक सपोर्ट के साथ मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 महीनों में हम गोल्ड को 2100 $2150 तक देख सकते हैं। ओके अच्छा, मिस्टर मेहता, अब जो ये रीसेंट डेवलपमेंट हुई, जो कल रात आई गोल्ड इंपोर्ट को लेकर, जहां पर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है, ऑल्दो ये एक बैन नहीं है बट रेस्ट्रिक्शंस हैं। यूएई के बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा था उस पर गवर्नमेंट ने बैन किया है। ऑल्दो गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिकल्स पर ये लागू होगा। अब एक चीज समझना चाहते हैं, अगर हम यूएई के बाहर की बात करें तो इंडोनेशिया की जो बात हो रही है, आमतौर पे इंडोनेशिया से गोल्ड इंपोर्ट होता नहीं था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। अगर आप कुछ बता सके कि ये कब शुरू हुआ, यूजुअली कितना इंपोर्ट हो रहा था, कुछ नंबर्स आपके पास हों, या आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, भारतीय बाजारों में गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 25% है। लेकिन भारत सरकार ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंडोनेशिया के साथ एक करार किया था, जिसके अंतर्गत आपको 25% ड्यूटी की जगह पर 0% ड्यूटी देनी पड़ती है। तो पिछले कई सालों से तो हम ये देख रहे थे कि जो गोल्ड ज्वेलरी इंपोर्ट होती है, जो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी इंपोर्ट होती है, वो लगभग 3 टन के आसपास पूरे साल में इंपोर्ट होती है। लेकिन पिछले 2 महीनों में हमने ये देखा कि लगभग 15 से 20 टन गोल्ड ज्वेलरी इंडोनेशिया से इंपोर्ट हुई, और वो इंपोर्ट पूरे 0% ड्यूटी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हुई, जिससे पूरा मार्केट डिस्टर्ब हुआ। यहाँ पे जो हमारे कारीगर थे उनको काम मिलना बंद हो गया, क्योंकि जब आप इंपोर्टेड ज्वेलरी 0% ड्यूटी पे लाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ के कारीगरों को काम नहीं मिलेगा। और मार्केट में एक डिस्पैरिटी होती है, जहाँ पे 25% ड्यूटी होती है और वहाँ पे 0% ड्यूटी से यदि ज्वेलरी आती है तो डेफिनेटली इससे दूसरे व्यापारियों को इफेक्ट पड़ेगा। बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का। लेकिन सिर्फ उसमें इतना है कि ये सिर्फ इंडोनेशिया से जो ज्वेलरी आती है वो बैन करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने पूरी
प्लेन गोल्ड ज्वेलरी अगर आप किसी भी देश से मंगवाना चाहते हैं, सिर्फ दुबई में TRQ कोटा छोड़कर आप कोई भी देश से अब इंपोर्टेड ज्वेलरी उसे फ्री कैटेगरी से रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी में डाल दिया गया है। बिल्कुल। सिर्फ यूएई के थ्रू आप इंपोर्ट कर सकते हैं, बाकी कहीं से भी नहीं कर सकते। ये रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगाई है। अच्छा, अगर हम फिलहाल डिमांड सिनेरियो की बात करें तो कैसी बनी हुई है मिस्टर मेहता फिलहाल फिजिकल मार्केट्स में? डिमांड धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि हमने गोल्ड प्राइसेस 63,000 के आसपास से गिरते हुए हमने लगभग 58,500 के आसपास गोल्ड के प्राइसेस देखे। आगे इस बार थोड़ा सा जो अधिक मास है वो लंबे समय का है, तो थोड़ी सी डिमांड में बीच में एक बार थोड़ी सी अगले क्वार्टर के डिमांड में नरमी आने की संभावना है, जो कि इक्विटी मार्केट भी ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन यदि आप ओवरऑल ट्रेंड देखें और जिस प्रकार की बारिश पूरे भारत में हो रही है, तो मुझे लगता है कि यदि हमारा एग्रीकल्चर क्रॉप अच्छा होता है तो डिमांड बरकरार रहेगी। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि डिमांड पिकअप होती जा रही है, बट लॉट डिपेंड्स ऑन किस प्रकार के हमारे बारिश के आंकड़े आते हैं पूरे भारतवर्ष से, क्योंकि रूरल डिमांड वहीं से जनरेट होती है। रविंद्र राव भी हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, पहले तो गोल्ड प्राइसेस पर ही आपका एक कमेंट, नई रेंज आप क्या देख रहे हैं आप गोल्ड की, क्योंकि हॉकिश फेड कमेंट्स की वजह से ऑलरेडी मेज हाई से हमने $100 तक प्राइसेस स्लिप होते हुए देखे थे, लेकिन अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कैसी टोन रह सकती है फेड की इन इन्फ्लेशन नंबर्स को रीड करने के बाद? क्योंकि रिपोर्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी इंडिकेट कर रही हैं कि वापस 2000 तक प्राइसेस जा सकते हैं, लेकिन $1800 भी एक पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट ये एक इंटरेस्टिंग नंबर मिला रीसेंट रिपोर्ट्स में। आपका व्यू क्या है? फेड मीटिंग तक रेंज क्या रह सकती है और ब्रॉडर आउटलुक क्या है? गुड मॉर्निंग दीपाली। दीपाली, मेरे हिसाब से जो कल के सीपीआई के आंकड़े आए थे उसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो कोर सीपीआई है, जो वोलेटाइल आइटम है जैसे कि फूड एंड एनर्जी को एक्सक्लूड करता है, वो गिरा है। तो आई थिंक ये काफी स्टिकी था। और अगर आप फेड का जो भी रिसेंट एफओएमसी मीटिंग बोलिए या फिर उनका जो स्टेटमेंट्स है, उसमें उन्होंने जो कोर सीपीआई है उस पे चिंता जताई थी, क्योंकि वो काफी स्टिकी था और काफी टाइम से 5% के ऊपर ही आ रहा था। और इस बार इट हैज कम डाउन टू 4.8%, विच शोज की ओवरऑल जो प्राइस स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, एक्सक्लूडिंग जो हाउसिंग सेक्टर है वो भी थोड़ा बहुत सॉफ्टन हो रहा है। बट उसको अगर छोड़े तो सब कुछ सारे ही प्राइस प्रेशर में हमने एक डाउनसाइड देखा है। तो आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस सीपीआई डेटा का। और अगर हेडलाइन सीपीआई देखे तो हेडलाइन सीपीआई हैज कम डाउन टू 3%, विच इज वेरी क्लोज टू 2%। तो मेरे हिसाब से ये काफी पॉजिटिव डेटा है फ्रॉम बुलियन पर्सपेक्टिव, क्योंकि इससे ये होता है कि जुलाई में जो रेट हाइक है वो तो होगा, दैट इज गोइंग टू हैपन बाय अनदर 25 बेसिस पॉइंट्स। लेकिन सितंबर में जो रेट हाइक के एक्सपेक्टेशन थे जिसके वजह से गोल्ड सिल्वर में एक प्रेशर था, वो अभी कहीं ना कहीं नीचे आते हुए दिख रहा है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि अगर हम काफी टाइम से देखें तो इट इज ऑल डेटा डिपेंडेंट। तो आगे जाके अभी क्या डेटा आता है, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट। बट जो जुलाई मीटिंग है उसके पहले का जो भी डेटा था वो आ चुका है। तो मेरे हिसाब से भी जुलाई मीटिंग तक तो गोल्ड सिल्वर में एक पॉजिटिवनेस रहना चाहिए। उसमें जो एफओएमसी मीटिंग में जो स्टेटमेंट्स आते हैं, आई थिंक दैट माइट क्रिएट सम वोलेटिलिटी। बट अदरवाइज आई थिंक लुकिंग एट द सीपीआई डेटा, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द फेड अपना जो टाइटनिंग साइकिल है उसे बंद कर देगा, एंड दैट इज सीन एज पॉजिटिव फॉर बोथ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड में अगर प्राइस एक्शन देखें तो 1938 से लेके 1940 का जो जोन था इन कॉमिक्स गोल्ड, वो एक रेजिस्ट कर रहा था। अभी उसके ऊपर प्राइसेस आ गए हैं। तो नाउ आई लुक एट 1938 एज अ सपोर्ट। और अपसाइड में भी मुझे लगता है कि 1977 1980 तक का एक रेजिस्टेंस जोन है। पॉसिबिलिटी है कि प्राइसेस एक बार वहां तक जाए, लेकिन वहां से फिर से हम एक बार थोड़ा बहुत कंसोलिडेटिव मूव देख सकते हैं। लेकिन अगर 1980 के ऊपर क्लोजिंग आ गई और उसके ऊपर टिक गया गोल्ड, तो मेरे हिसाब से फिर 2000 का लेवल जो है वो इजीली अचीव हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से जो फेड की तलवार थी वो अभी थोड़ी बहुत, आई वुड से कि इट हैज थोड़ा सा उसमें एक होप आया है और पॉसिबिलिटी है कि फेड अभी रेट हाइक साइकिल जो है उसे बंद कर देगा। तो मेरे हिसाब से ये गोल्ड सिल्वर दोनों के लिए ही काफी पॉजिटिव है। गोल्ड में अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो
59,400 59,500 तक के लेवल्स इमीडिएटली पॉसिबल है। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में अराउंड 74,500 से लेके 75,000 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डिप में बाइंग करना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी, एटलीस्ट टिल द एफओएमसी मीटिंग कन्वेंस फॉर जुलाई। ओके, डिप्स पर बाय करने की सलाह है टिल एफओएमसी मीटिंग। और जैसे रविंद्र ने कहा भी कि प्रीवियस मीटिंग में टोन काफ़ी कॉशियस थी फेड की, और इस बार के इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद टोन देखना होगा कैसी होगी। ऑल्दो थोड़ा सा रिलीफ आ सकता है या फिर थोड़ा सा स्टांस सॉफ्ट हो सकता है फेड का अपकमिंग मीटिंग में। शुक्रिया मिस्टर मेहता आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए। रविंद्र और अजय केड़े हमारे साथ बने हुए हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। आप देखते रहिए, हमारे साथ मौजूद हैं, फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। अजय पहले बताइए सिल्वर पर क्विकली आपके क्या कमेंट्स? गोल्ड के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा अच्छी रिकवरी हमने देखी है रिसेंट क्लोज से, क्या व्यू लेवल से? वेरी गुड मॉर्निंग दीपाली जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो कल के डेटा के बाद जो डॉलर इंडेक्स में भारी गिरावट आई है, इसका एक सपोर्ट सोने और चांदी दोनों पे ही मिलता हुआ दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर चाइना से भी उम्मीद है कि स्टिमुलस आ सकता है, जिसके चलते चांदी में हमने गेन आते हुए देखा। बट मुझे लगता है कल के बड़े गेन के बाद प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत बन सकती है, क्योंकि कल शुक्रवार का सेशन भी रहेगा। पर डेटा को देखते हुए मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक मिल सकता है। तो प्राइजेस एज ऑफ नाउ मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। 73,200 तक के पुल बैक पे लेके चलिए। 74,200 का टारगेट रहेगा। थोड़ा सा पुल बैक एक्सपेक्टेड है करंट लेवल से। ओके, अब बात करते हैं क्विकली कच्चे तेल की, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में $80 के ऊपर प्राइसेस निकले हैं और उन्हीं लेवल्स के ऊपर ट्रेड भी कर रहा है। इन्फ्लेशन कूल ऑफ होने की वजह से प्राइसेस हमने बढ़ते हुए देखे हैं, क्योंकि डिमांड एंटिसिपेशन भी इंक्रीज हो जाती है। रविंद्र, क्या व्यू कच्चे तेल पर? 80 के ऊपर नहीं जाएगा ऐसी प्रोबेबिलिटी लग रही थी, लेकिन फिलहाल तो उन लेवल्स के ऊपर है। यहाँ रुकेगा या फिर ये और ऊपर जा सकता है भाव? और थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है दीपाली, क्योंकि हमने जो हम काफी टाइम से जो लेवल दे रहे थे $67 से $74 का WTI में, अभी उसे ब्रीच कर चुका है प्राइजेस। और इसके पीछे रीजन यही है कि एक तो जो रशिया से एक्सपोर्ट्स हो रहे थे, अभी उस पे एक लिमिट लगी है, तो उनका एक्सपोर्ट्स फरवरी के मुकाबले अभी काफी डाउन है। तो वो एक फैक्टर है। दूसरा, सऊदी से जो प्रोडक्शन कट का शुरुआत हुआ है, आई थिंक दैट इज अगेन पॉजिटिव। प्लस जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन डेटा यूएस से घट के आया है, तो जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में हमने एक अच्छा खासा फॉल देखा है। डॉलर इंडेक्स इनफैक्ट अभी जो उसका डबल बॉटम था 100.80 के आसपास, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये 99 तक भी जा सकता है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो आई थिंक क्रूड में अभी एक पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रह सकता है। और पॉसिबिलिटी है कि $77 से लेके $78 तक के WTI में एक बाउंस दिख सकता है, विच इज अराउंड $1 to $2 ऑन द अपसाइड। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 6,300 से लेके 6,350 तक के लेवल्स आ सकता है। तो आई थिंक डिप में बाइंग की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में और भी वीकनेस आ सकता है आगे जाके। सो डिप टुवर्ड्स से 6,200 6,180 वुड बी अ गुड बाइंग अप्रोच। ओके, तो डिप्स पर बाय करने की सलाह है। 6200 के आसपास मिले तो खरीद के चल सकते हैं। कच्चे तेल में ट्रेड पोजीशंस तेजी की तरफ ही बनानी है। अच्छा, बेस मेटल्स पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एग्री कमोडिटी बास्केट पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर स्पाइसेस के पैक में देखेंगे तो टर्मरिक तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 11,000 के ऊपर ही प्राइसेस टिके हुए, लेकिन कमन्स कोरिएंडर यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है। जीरा तो इनफैक्ट अब 3% नीचे कर रहा है कारोबार। अजय, क्या व्यू है स्पाइसेस के पैक पर और नई स्ट्रैटेजीज क्या है आपकी? देखिए, पूरे स्पाइसेस पैक की बात करें तो जबरदस्त तेजी हमने एक के बाद एक आते हुए देखी। पहले जीरे में, फिर हल्दी में, अब धनिया में भी मोमेंटम बनना चालू हो चुका है। तो सबसे पहले हल्दी की बात करें तो हमने यहाँ पे देखा है कि जिस जंग से सोइंग में इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। टेक्निकली प्राइजेस थोड़े से ओवरबॉट पे, तो उम्मीद ये थी कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देगा। तो पिछले 2 दिन में हम ठहराव थोड़े देखे थे, बट आज जिस वॉल्यूम के साथ प्राइजेस ने 11,200 का लेवल तोड़ा है, हमें लगता है कि बाइंग करके चलिए 11,650 के टारगेट के लिए। जब तक 10,700 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। जो 11,650 तक का लेवल हम हल्दी में देख पाएंगे। वहीं जीरे की बात करें तो फंडामेंटल काफी मजबूत है। नो डाउट कुछ करेक्शन पिछले 2 सेशन में हमने जरूर आते हुए देखा है, बट 56,000 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो करंट भाव से 58,000 से लेके चल सकते हैं। प्राइसेस फिर से 60,000 60,500 तक का लेवल दिखा सकते हैं। और अंत में अगर धनी की बात करें तो धनी के अंदर भी बड़ी रैली के बाद मार्केट कंसोलिडेट करने की कोशिश जरूर कर रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा पुल बैक अगर 6850 तक मिलता है, वहां पे लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट 7,150 का रहेगा। ओवरऑल वैसे मसाले के फंडामेंटल तीनों में ही काफी पॉजिटिव है। धनी में थोड़ा सा कैरी ओवर स्टॉक अच्छा होने की वजह से अपसाइड में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट इन ऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति पूरे मसाले पैक में बनी हुई रहेगी।
ओके अच्छा, संक्षेप में रविंद्र, बेस मेटल्स में कॉपर पर राय क्या है? 728 पर आ चुके हैं प्राइसेस, अभी तो फ्लैट है लेकिन यहाँ रिकवरी दिखी है, क्या सजेशन इन लेवल से? वेल कॉपर में मेरे हिसाब से डिप में बाइंग करना चाहिए। 730 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 734 तक जा सकता है। सिमिलरली जिंक में हमने एक अच्छा मूव देखा है। जिंक में भी हमें लगता है कि 218 के ऊपर अगर ये निकल गया तो फिर 220 से 224 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड कमोडिटी बेस्ड में बाइंग ही करके चलना चाहिए। थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है आफ्टर यस्टरडेज अप मूव, तो करेक्ट भी पाता है तो मेरे हिसाब से बाइंग साइड में रहना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी। ओके चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी रही कॉपर पर, जहां पर 729 के ऊपर प्राइसेस टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया रविंद्र और अजय आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपनी स्ट्रैटेजीज व्यूज सभी कमोडिटीज पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।